चलो गुड आफ्टरनून ऑल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 23 से, और लेक्चर नंबर 23 इज अबाउट अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इन दोनों को साथ में कराना जरूरी था, क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर थी उसी से लेकर के जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो अपनी अमेंडिंग पावर को अनलिमिटेड करते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कहीं तो रोकना पड़ेगा, और वो रोकने के लिए वो लेकर के आए बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को हमें साथ पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले व्हाट इज अमेंडमेंट, इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज अमेंडमेंट? बदलाव, चेंज। हर चीज में जरूरी है, कोई भी एक चीज रिजिड नहीं हो सकती अगर उसको मॉडर्न लाइंस पे या आपके मॉडर्न जमाने के साथ चलना है तो, है ना, चेंजिंग नीड्स को जो है फुलफिल करना है तो वो रिजिड नहीं हो सकती, बदलाव जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भी सेम क्वेश्चंस होने लगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फिक्स कर दिया जाए कि आने वाले टाइम में इसमें कोई बदलाव ना हो, या फिर इसको ऐसा बनाया जाए, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया जाए कि जिसमें आने वाले टाइम की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। तो इस पे बहुत सारे व्यूज आए। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सॉलिड और परमानेंट चाहते हैं, बट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो परमानेंस इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन। परमानेंट रहेगा तो आप देखो ना कब बना था, है ना, 50 में, और अभी आप देख लो अभी हम कहाँ है 24 में। तो सोसाइटी चेंज हो गई है, हमारी एस्पिरेशन चेंज हो गई है, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई है ना, तो उसको भी बदलना था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरा एवी डाइसी थे, उन्होंने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द फ्लेक्सिबल वन, अनदर इज रिजिड वन। फ्लेक्सिबल कैसा है कि जिसको जब चाहा बदल दिया। दूसरा क्या है? रिजिड, कि जिसको चाहो बदला नहीं जा सकता। इनके एग्जाम्पल है। फ्लेक्सिबल कैसा, किसका कॉन्स्टिट्यूशन को मैं कह सकती हूँ फ्लेक्सिबल? इतना फ्लेक्सिबल बनिए, कुछ प्रोविजंस नहीं चेंज हो सकते। एग्जैक्टली, यूके रिटर्न ही नहीं है, तो जो पार्लियामेंट चाहेगी वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो इट इज दैट फ्लेक्सिबल कि जब भी पार्लियामेंट का मन आएगा उसको बदल देंगे, है ना। और रिजिड, रिजिड का एग्जांपल दो, जिसको बदलना बिल्कुल यूएसए बिल्कुल आसान नहीं है। तो फिर यहां बात आती है, केसी वेयर ने कहा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड द रिजिड वन। कि ना तो मैं ये कह सकती कि फ्लेक्सिबल है, जब चाहे तब नहीं बदला जा सकता, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी, जुडिशियल रिव्यू होगा, तो आप ऐसा नहीं कि जो मर्जी चाहे वो बदल दोगे, है ना। और इतना भी रिजिड नहीं है कि पार्लियामेंट चाहे और कोर्ट्स चाहे या समय की आवश्यकता हो तो उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं है। सो इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसको लेकर के अभी हम चलते हैं आगे। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, कि पार्लियामेंट में कितने तरह की मेजोरिटी हमें आवश्यक है, क्योंकि इसमें मैं 2-3 तरह की मेजोरिटी की बात करूंगी, आपको मेजोरिटी पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल दो पार्लियामेंट में भी हम इसको डिस्कस कर सकते थे, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको अभी डिस्कस करें। दूसरा फिर हम करेंगे अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड वी विल डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। चलिए, सिंपल मेजोरिटी सबसे पहले, ये हमारे पास ये 4 तरह की मेजोरिटीज अवेलेबल है। तो सिंपल का मतलब क्या होता है कि जितने भी आदमी वहां बैठे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब होता है? देखो, मैं आपको मान, अभी कितनी स्ट्रेंथ है, हम देखें इतने लोग हैं और इनमें से प्रेजेंट कितने हैं क्लासरूम में? कुछ पानी पीने चले गए, कुछ ने कहा कि मैं तो इसमें वोटिंग ही नहीं करना चाहता इस बात पे। तो जितने प्रेजेंट हैं यहां पर और वो वोटिंग कर रहे हैं, उनका 50% से ज्यादा इज सिंपल मेजोरिटी, है ना। तो मैं किनको एक्सक्लूड कर रही हूं? जो वोटिंग नहीं करना चाहते उनको एक्सक्लूड कर दिया, जो बाहर पानी पीने गए थे मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया, है ना। तो दिस इज योर सिंपल मेजोरिटी, कि जितने प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं उनका मैं मोर देन 50% निकाल लेती हूँ। द अनदर इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हाउस की, है ना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाहर गया था, कौन वोटिंग नहीं कर रहा, मुझे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए कि अगर इस क्लास की स्ट्रेंथ सपोज 20 है, 30 है, तो उसका मुझे 50% से ऊपर चाहिए, मोर देन 50%। ठीक है, द थर्ड वन इज स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जनरली होता है। स्पेशल का मतलब क्या? जो सिंपल नहीं है वो स्पेशल है। ठीक है, जो सिंपल मेजोरिटी नहीं है वो क्या है? स्पेशल मेजोरिटी है। तो कई तरह की हो सकती है। जो जनरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूज करता है वो क्या करता है? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम जनरली 2/3
ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग यूज करते हैं, है ना, वो मेंशन मिलेगा आपको। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? बेसिकली ना स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इनमें से भी किसी का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है ना। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? अब इसमें से मैं क्या करूंगी, जो वेकेंट सीट है उनको हटा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी कैसे हो सकती है पार्लियामेंट में? बाय डेथ, बाय रेजिग्नेशन एंड अनदर थिंग्स। तो उनको क्या कर सकती हूँ मैं? निकाल सकती हूँ उसमें से। तो मेरे पास इफेक्टिव नंबर आ जाएगा कि कितने लोग हैं अभी, और उनका मैं 50% कर दूंगी। यहां प्रेजेंट एंड वोटिंग का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल का मतलब समझ में आ गया? जितने लोग प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, उनका 50 से ऊपर। अनदर इज एब्सोल्यूट, मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, है ना। द थर्ड वन इज स्पेशल, जनरली 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ इफेक्टिव की। इफेक्टिव होगा 50% ऑफ स्ट्रेंथ, उस मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, और उस स्ट्रेंथ में से मैं वो निकालूंगी जो वैकेंसीज है, उनको हटा दूंगी, चाहे वो डेथ से है, चाहे वो रेजिग्नेशन से। ठीक है, तो ये थी हमारी मेजॉरिटीज। अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। कहां मेंशन है अमेंडमेंट? पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है? 368। ठीक है, तो आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर। कि पावर क्या है पार्लियामेंट की इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 368 आपको दो तरह की अमेंडमेंट बताता है कि पार्लियामेंट जो दो तरीके से अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो पहले तरीके के अमेंडमेंट क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बात करता है कि देखो पार्लियामेंट कैसे अमेंड कर सकती है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। बाय वे ऑफ एडिशन, कुछ ऐड कर सकती है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वेरिएशन, कुछ चेंज कर सकती है, एंड कुछ रिपील भी कर सकती है। इन तीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है। इस एग्जैक्ट स्टेटमेंट पे 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि इनमें से किस तरीके से पार्लियामेंट जो है अंडर 368 अमेंड कर सकती है। सो जिसको ये एग्जैक्ट बेयर एक्ट की डेफिनेशन पता थी या देखा था, तो वो कर सकता है कि भाई वो वेरिएशन भी कर सकती है। वैसे कॉमन सेंस है, किसी प्रोविजन में वेरिएशन भी कर सकती है पार्लियामेंट, उसको हटा भी सकती है, बिल्कुल खत्म भी कर सकती है। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, या उसमें कुछ ऐड भी कर सकती है। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि कैसे इंट्रोड्यूस होगा। बिल आएगा सबसे पहले तो, है ना, प्रोविजन का बिल आएगा। वो कहां? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पार्लियामेंट के कौन से हाउस है? एग्जैक्टली, है ना, एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर क्या है, दोनों हाउसेस को कैसे पास करना पड़ेगा? मेजोरिटी ऑफ टोटल हाउस तो करना ही पड़ेगा, प्लस मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो किस टाइप की मेजोरिटी? कि देखो टोटल मेंबरशिप की तो मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए, प्लस 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग की भी चाहिए। तो इतना आसान नहीं है ये मेजोरिटी लेना। ठीक है, दोनों हाउसेस पे सेम रूल अप्लाई होगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना देख लिया ना, कि ना तो इतना आसान है हमारे यहाँ पे, ना इतना मुश्किल है ना। कि राज्यसभा में सपोज लोकसभा में एक पार्टी मेजोरिटी में है, जरूरी थोड़ी ना कि वो राज्यसभा में भी होगी, तो सेम चीज राज्यसभा को पास करनी होगी 2/3 एंड टोटल मेंबरशिप का। ठीक है, फिर बात करता है कि देखो ये प्रोसीजर फॉलो होगा जब तक कि आपको ये प्रोविजंस चेंज नहीं करने हो। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वो जो प्रोसीजर मैंने बताया था कि दोनों हाउसेस को पास करना पड़ेगा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये कब तक वैलिड है? जब तक इन प्रोविजंस को चेंज ना करना हो। जब ये प्रोविजंस चेंज करने होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेट के रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता होगी। कितनी स्टेट के? हाफ ऑफ द स्टेट के। इस देश की हाफ स्टेट्स को वो तो चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए, अगर मैं इन प्रोविजंस को चेंज कर रही हूं। हाँ हाँ, जिनके पास वो है ना लेजिस्लेचर है। हाँ, समझ गए ना। तो बेसिकली दो तरीके बता दिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, कि एक तो भाई किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर लो, दोनों हाउस 2/3 उससे और टोटल मेजोरिटी से उसको पास कर देंगे।
पर अगर ये प्रोविजन है तो हमें थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा अपना, उसके साथ साथ हमें स्टेट के रेटिफिकेशन की भी जरूरत होगी। तो आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट टू वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पर देयर इज अनदर वन जिसमें बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, पर हम उसको किसके अंडर काउंट नहीं करेंगे, 368 के अंडर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वो होगा ही नहीं क्योंकि 368 की डेफिनेशन तो दो के बारे में बात कर रही है। अब ये भी देखना है कि उन स्टेट का रेटिफिकेशन कैसे चाहिए, by resolution that effect passed by those legislature before the bill making provision for such amendment is presented to president for assent। obviously president का assent तो चाहिए ही, पर there is a obligation on president कि आपको देना पड़ेगा, है ना। तो अब ये कह रहा है एक और चीज जिसको, यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। पार्लियामेंट ने एक चीज और क्या ऐड की इसमें, कि कोई भी प्रोविजन आर्टिकल 13 का यहां अप्लाई नहीं होगा। व्हाट इज आर्टिकल 13? नहीं, व्हाट इज स्टेट इज आर्टिकल 12 लॉ। तो ये कह रहा है कोई भी प्रोविजन आर्टिकल 13 का यहां अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, है ना। और अगर वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो आर्टिकल 13 और चीज क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बोलता है कि वॉइड कर देंगे अगर वो कंट्रावेंशन टू फंडामेंटल राइट होगा। तो इसको इससे बाहर निकालने का क्या मतलब, आर्टिकल 13 से बाहर निकालने का, कि वो लॉ ही कंसीडर नहीं होगा। अगर वो लॉ कंसीडर नहीं होगा तो आप उसको लेकर फंडामेंटल राइट के वायलेशन को लेकर के कोर्ट नहीं जाओगे, है ना। तो यहां पार्लियामेंट ने थोड़ा गेम खेलने की कोशिश की, बट जुडिशरी स्मार्ट। तो आगे देखते हैं कि पूरा एक बेसिकली चेन ऑफ इवेंट है कि वो कैसे हुआ। अब दूसरा कहता है कि नो अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम चाहे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करें किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर, इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसको जाकर भी कोर्ट ने आगे बताया फिर उनको कि अच्छा हम बताते हैं आपको। जुडिशियल रिव्यू तो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसी से हमें मना कर रहे हो। तो पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर देंगे फिर बाद में बताएंगे इनको, है ना। तो द थर्ड वन इज कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी पार्ट को, किसी भी सेक्शन को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं किया जा सकता, इधर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, प्राइवेट मेंबर कौन है? एनी ऑफ द मेंबर हु इज नॉट मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। सारे तो मिनिस्टर नहीं बनते ना, कितने बनते हैं? एग्जैक्टली स्ट्रेंथ का परसेंट बनते हैं ना है ना। तो जो वो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर का मतलब आप और हम नहीं है, इलेक्टेड है बट नॉट अ मिनिस्टर। तो कौन, दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, और प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेसिडेंट के, कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाए। देन मस्ट बी पास बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, वो मैंने बताया था कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी। एंड ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि अब राज्यसभा में स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही है, राज्यसभा में पास नहीं होगा तो आ जाओ मिल जाओ लोकसभा के साथ ज्वाइंट सिटिंग कर लेते हैं, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, सो हम देयर विल बी नो ज्वाइंट सिटिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो किसी चीज को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। जनरल हमने क्या देखा है कि लोकसभा में पार्टी मेजोरिटी में आती है, अच्छी मेजोरिटी लेकर के आती है, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर जैसे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन तो बहुत आराम से क्लियर कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर देंगे। तो अमेंडमेंट को इतना आसान नहीं रखना है, तो इसलिए देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसको चाहिए स्लाइड को ना आप मार्क कर लो। जो फेडरल प्रोविजंस है, फेडरल प्रोविजन कौन से होते हैं? रिलेटेड टू स्टेट्स, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट्स। ऐसे प्रोविजंस में सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट्स के रेटिफिकेशन की
जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एक्सेंट टू बिल। मस्ट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो अदर चॉइस, है ना। आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको रख नहीं सकते, आप उसको जो है रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, एक्सेंट देना पड़ेगा, हामी देनी पड़ेगी अपनी। चलिए नेक्स्ट वन। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 तो क्या कहता है, ये दो तरह की है। दो तरह की कौन सी? फर्स्ट वन इज स्पेशल मेजॉरिटी, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, है ना। दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 368 ने तो यही बताया, बट कुछ जो प्रोविजंस हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकते, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। तो उसको हालांकि हम आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं मानते, है भी नहीं, है ना। तो तीन तरह की अमेंडमेंट आ गई हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय थ्री टाइप्स, थ्री वेज, है ना। तो वन इज सिंपल, स्पेशल, स्पेशल प्लस स्टेट्स का रेटिफिकेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिनमें इन टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है। वो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, कॉमन सेंस लगाओगे कि कहां किसकी जरूरत हो सकती है, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। द फर्स्ट वन इज सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चेंज करने जा रहे हैं, है ना, तो सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज जिससे किसी की सेहत पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं, है ना, तो ऐसे प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से किए जा सकते। किसी भी स्टेट, नई स्टेट को बनाना क्या दिक्कत हो सकती है, सिंपल से किया जा सकता है, किसको प्रॉब्लम होगी, है ना। देन एरियाज, बाउंड्रीज और नाम बदलना किसी भी स्टेट का सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है पार्लियामेंट में, है ना। अनदर वन इज किसी भी न्यू स्टेट को एस्टैब्लिश करना जो एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, इसका चेंज किया है। ये कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, है ना, उसको लेकर के आए न्यू स्टेट। देन किसी भी यूनियन टेरिटरी को बनाना, है ना। अब पार्लियामेंट से, अब ये तो सिंपल से बनाएंगे ना, अपनी सैलरी एंड अलाउंसेस, ये तो सिंपल से कर लेंगे वो लोग, क्योंकि उनको आसानी से चाहिए ये सब, है ना। अनदर वन इज कि पार्लियामेंट कैसे रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करेगी, इसमें भी उनके किसी इंटरफेरेंस या किसी की तबियत पे कोई खासा असर पड़ नहीं रहा, तो दे विल चेंज इट बाय सिंपल मेजॉरिटी। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, देन privileges of parliament and its member and committees, then abolition and creation of legislative councils of the states, legislative assembly नहीं, legislative councils, ठीक है, उनका क्रिएशन एंड अबॉलिशन सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। नंबर ऑफ जजेस कितने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। देन सुप्रीम कोर्ट की पावर कहां तक एक्सटेंड की जा सकती है। एक्सपेंशन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन को सिंपल मेजॉरिटी से नहीं कर सकते, उसमें तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। पता चला वो बोल दे कि जो भी पार्लियामेंट कर रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, है ना, ऐसा तो नहीं। आप बढ़ा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की पावर को घटा नहीं सकते इस तरीके से। देन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शंस। अनदर वन इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि किसमें कौन सी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिमिट होंगे। सेकेंड शेड्यूल, एमेंडमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड जजेस एक्सेट्रा, इसके लिए कोई खास मेजोरिटी की जरूरत नहीं। फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन, देन ट्राइबल रीजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल 6, ठीक है। देन यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज सिटीजनशिप, कि किस तरह से आप सिटीजनशिप ले सकते हो, किस तरह से आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। इन तरीकों में अगर बदलाव होगा तो पार्लियामेंट आसानी से इसको चेंज कर सकती है और किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। चलिए नेक्स्ट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल का मतलब क्या था कि वो टोटल वाली तो चाहिए, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग भी चाहिए। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट चेंज करने हैं तब वो टफ वाला आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में चेंज करना है। और अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन कि जो टाइप ए और टाइप बी में कवर नहीं कर रखा, सॉरी टाइप 3 में कवर नहीं कर रखा, है ना,
कि वो फर्स्ट वाले में भी कवर नहीं था, सेकंड में भी कवर नहीं था, तो वो इसके अंडर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब तीसरा टाइप क्या है जो मैंने बताया था कि स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत होगी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो इसमें तो स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उससे पूछे बिना चेंज नहीं कर सकते। देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, है ना, इसके लिए। देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चेंज करने के लिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, कौन से वाली लिस्ट? हाँ एग्जैक्टली, लेजिस्लेटिव पावर्स, हाँ सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब, है ना, कि आप कौन सी चीजों पे रूल बना सकते हो, हम लॉ कौन सी चीजों पे बना सकते हैं, तो वो जब तक स्टेट से नहीं पूछेंगे उस लिस्ट में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। पता चले वो कल को बोल दे कि वेस्ट बंगाल से तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, है ना, पर ऐसा नहीं कर सकते, उसमें स्टेट, आधी स्टेट्स के वोट चाहिए ये चेंज करने के लिए। देन जीएसटी काउंसिल, ये नया ऐड हुआ है ना, जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन एंड ऑल, वो भी स्टेट्स, क्योंकि उसमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। अनदर वन इज खुद आर्टिकल 368 को चेंज करना हो तो भी आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत है, हाफ ऑफ द स्टेट्स की। अच्छा, अब आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो अमेंडमेंट को लेकर के है ना, थोड़ा सा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, वो थोड़े क्रिटिसिज्म लिख लो, हो सकता है मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को काम आए। द फर्स्ट वन इज there is no specialized body there is no specialized body like constitutional convention like constitutional convention in USA. ठीक है, कि कोई स्पेशलाइज बॉडी नहीं है अमेंडमेंट को लेकर के, खुद पार्लियामेंट ही अमेंड किए जा रही है। दूसरा ये कहता है कि जब स्टेट की रेटिफिकेशन या स्टेट की वोट्स की बात आती है तो वो बहुत कम केसेस में चाहिए है। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पास बाय अमेंडेड बाय पार्लियामेंट ओनली, है ना, तो इसको लिख सकते हैं। ओनली इन फ्यू केसेस, ओनली इन फ्यू केसेस द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, द ratification of states is needed, is needed। ठीक है, कि लिमिटेड से प्रोविजंस है जहां स्टेट की मेजर पार्ट जो है वो पार्लियामेंट ही अमेंड कर रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए जो कि कम है, यूएस में 3/4 चाहिए होती है ना, तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी लिख सकते हो, है ना, लिख लो ओनली हाफ ऑफ द स्टेट्स, बाकी चाहे करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, हाफ का जिस दिन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड। नेक्स्ट, नो टाइम लिमिट फॉर स्टेट्स, ये रेटिफिकेशन देने की कोई टाइम लिमिट नहीं है स्टेट्स को, कितने दिनों में देना है आपको। और दूसरा, अगर किसी स्टेट को लगे कि भाई ये तो मैंने गलत कर दिया, मुझे ये अप्रूवल नहीं देना चाहिए था, क्या वो उस अप्रूवल को विड्रॉ कर सकती है? इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नथिंग इज स्पेसिफाइड फॉर विड्रॉल ऑफ ratification by states। Next, power to initiate constitutional amendment lies only with parliament, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के पास इनिशिएट करने की पावर नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, दिस इज सेम एज एनी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, है ना,
तो उसमें कुछ खासा फर्क नहीं है, सेम ही है। और दूसरा, द लास्ट थिंग, कि जुडिशरी के लिए एक एम्पल स्कोप है इंटरवीन करने का, है ना। तो ये समटाइम्स क्या जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलता है। लिखो इन सब वर्ड्स को, जुडिशियल ओवररीच, वाइड स्कोप, वाइड स्कोप फॉर इंटरवेंशन, wide scope of intervention by judiciary, which sometimes which sometimes results into judicial overreach, judicial overreach, overreach। हाँ, इंटरवेंशन बेटा इंटरफेरेंस, इंटरवीन करना किसी के काम में, है ना। आपकी भाषा में बात करो तो टांग अड़ाना, है ना। और ओवररीच का मतलब होता है जब अपनी अथॉरिटी से जब कोई इंसान स्टेप आउट करता है ना, उसको उस बाउंड्री को इंक्रीज करता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जजमेंट से रिलेटेड है, बट जब वो लेजिस्लेचर को डायरेक्ट करने लग जाए तो उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशरी एक्टिव है और वो जो बेसिकली अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेजिस्लेचर को सजेशंस दे रही है ना। कोई लॉ ऐसा आ रहा है तो उसको लेकर के उसकी अप्रोच कैसी है, प्रोएक्टिव है। बट समटाइम्स जब वो ओवर स्टेप करते हैं अपने रोल से तो हम उसको ओवररीच कह देते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म हम्म, बिल्कुल। पता कैसे चलता, चलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर में ना, ये कुछ केसेस हैं, यहां से स्टार्ट हुआ 1950 के अमेंडमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने कहा कि जी हमारी पावर तो अनलिमिटेड है, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है? ये सबसे पहले आया 1951 में शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज ऑफ केसेस है, यहां से डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ये इसी का थोड़ा सिंप्लीफाइड सब वर्जन मैंने दे रखा है, टाइमलाइन से दे रखी है। तो क्या है, इट इज एक्चुअली जुडिशियल डॉक्ट्राइन। क्या है, जुडिशियल डॉक्ट्राइन है, which evolved through a series of judgments of the Supreme Court related to the amending power of पार्लियामेंट। बस यही टसल चल रहा था, पार्लियामेंट चाहती थी कि हमारी अमेंडिंग पावर को अनलिमिटेड किया जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी नहीं थोड़ा रुको, ऐसे सब कुछ अमेंड नहीं कर सकते हो तुम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसको लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, पार्लियामेंट ने मानने से इनकार कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ की कैटेगरी में आता ही नहीं, आर्टिकल 13 में। और जब आर्टिकल 13 में कोई नहीं आएगा तो वो चाहे फंडामेंटल राइट ले जाए चाहे कुछ भी ले जाए, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जुडिशरी भी इंटरवीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शंकरी प्रसाद केस की। अब ये ना थोड़ा सा एक चाहो तो इसमें एक टेबल से क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस, है ना, कि सबसे पहले ईयर लिख लिया, फिर उसके बाद देखा कि पार्लियामेंट क्या कर रही थी, कि वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आई थी, है ना। तो उसमें फिर आपका बेसिकली अगले बोलोगे केस का नाम क्या था, फिर आगे बोलोगे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में क्या बोला। तो दैट वे आप जो है अपने 4 कॉलम बना लो। द फर्स्ट वन इज 1951, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें क्या किया गया, उसमें चैलेंज किया गया जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाला गया, तो क्या चेंज हुआ, फंडामेंटल राइट। तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, दे सेड कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है भी कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सके या नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो बहुत सेक्रेड है ना। तो क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि फंडामेंटल राइट को चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है या नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो एक तो होती है पार्लियामेंट की नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर,
कि वो कानून बनाएगी। दूसरी पावर क्या है, इट विल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको मैंने क्या कहा, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, दूसरी लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, तो उसने कहा जी हाँ बदल सकते हैं, और जो है फंडामेंटल राइट्स को भी टेक अवे कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा, टर्म लॉ इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ। तो तेरा जो है, आप तेरा को लेकर के आ तो गए हो कि ये फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, पर तेरा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉ कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं है। ठीक है, 10 पार्लियामेंट कैन टेक अवे और एब्रीज एनी फंडामेंटल राइट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हम कुछ नहीं कर सकते जी। फिर छोटा सा एक केस और आता है जिसको हम सज्जन सिंह केस कहते हैं, दैट इज इन 1965। लिख लो, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें स्लाइड में। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड है ना अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंक्लूड्स एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल, मतलब सेम पोजीशन को ही रीइटरेट किया है ना, कि वो सारे पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर, दैट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स। तो अपने पहले ही केस की पोजीशन को सेम रखा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो दूसरे देन उसके बाद आता है 1967 में। अब दिक्कत आती है, 1967 में आता है आपका 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। 17th, इसमें क्या कहते हैं, सर्टेन स्टेट्स एक्ट को उन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया था। एंड व्हाट इज 9 शेड्यूल, एग्जैक्टली, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेट्स एक्ट को उठा करके 9 शेड्यूल में डाल दिया। तो लोग गए कि भाई ये तो गलत बात है, आप इनको चैलेंज ही नहीं होने दोगे ऐसे। तो फिर आता है गोलकनाथ केस 1967 में। इसी को गोलकनाथ केस कहा गया। जब कोई भी किसी प्रोविजन को रिलेटेड कोई केस करता है ना, उस बंदे के नाम से वो केस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, गोलकनाथ केस 1967 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 11 जजेस की बेंच थी, 6-5 की मेजोरिटी से, मतलब 6 जजेस ने मेजोरिटी में बेसिकली डिसीजन दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो फंडामेंटल राइट्स क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, इम्यूटेबल है। लिखो इन वर्ड्स को, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जिसे छीना नहीं जा सकता। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या, डिवाइन ओरिजिन है, आप नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से नहीं मिला है, ये तो भगवान की देन है। अब बता, आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, immutable, parliament cannot change them। constitutional amendment act is a law under article 30। क्या हो तुम्हें अब बताते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये लॉ की कैटेगरी में आता है अंडर आर्टिकल 30। तो ये चैलेंज भी हो सकता है फिर, और अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो ये वॉइड भी कहलाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज लॉ अंडर आर्टिकल 30 एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, no distinction between constituent and legislative power of parliament। कि ये जो हमने कंसेप्ट दिया ना कि एक तो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट के पास नॉर्मल लॉ बनाने की, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, एक ही बात है वो। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलोगे तो आप अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, और वो चैलेंज हो सकती है अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया, डॉक्ट्राइन लिखो, they took recourse, they took recourse, recourse to doctrine of, to doctrine of prospective overruling, doctrine of prospective overruling। अब ये क्या है, इसको कहते हैं कि जब कोर्ट किसी पहले से प्री एस्टैब्लिश लॉ को चेंज करती है और उसकी एप्लीकेशन को सिर्फ फ्यूचर केसेस में इस्तेमाल करने के लिए कहती है। प्रोस्पेक्टिव मींस फ्यूचर में, रेट्रोस्पेक्टिव मींस
पीछे। तो इसका जो एप्लीकेशन आज मैंने बोल दिया कि आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में आते, पर आप पिछले जाकर के सारे चेंज नहीं करवाओगे अब हमसे। तो ये जो मैंने डिसीजन दिया, ये जो मैंने ओवर रूल किया है अपनी पिछली जजमेंट को, ये आगे एप्लीकेबल होगी आने वाले टाइम में, फ्यूचर। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, कि आज तो मैंने इसको ओवर रूल कर दिया, बट इट विल एप्लीकेबल ओनली इन फ्यूचर केसेस। ठीक है, तो फिर ये बात आती है यहाँ पर, ये हो गया सब। गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कह दिया। उसके बाद वो कहाँ मानने वाले, वो क्या लेकर गए, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब लेकर के आए ये, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या किया उन्होंने, कहा कि ठीक है हम आर्टिकल 13 और 368 को ही बदल देते हैं, है ना। आपने कहा कि 13 की डेफिनेशन के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और हम तो कुछ भी बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, तो हम क्या करते हैं, 13 और 368 को ही बदल देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, 368 को क्या कहा कि एक तो हम इसको लॉ नहीं कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू 13। ठीक है, दूसरा क्या है कि हम तो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी बेसिस पे जाके चैलेंज नहीं कर सकते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें क्या दिया है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो नहीं कहा ना कि पार्लियामेंट के पास तो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है। तो आप अपनी लिमिटेड अमेंडिंग पावर से कॉन्स्टिट्यूशन को अनलिमिटेड कैसे अमेंड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको लिमिटेड पावर दी है तो कुछ सोच के दी गई, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिटेड रहकर ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा 368 और 13 बदल लिया, अनलिमिटेड पावर ले ली अपने आप। तो उन्होंने कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट उसके बाद लेकर के आती है केशवानंदा कि अच्छा ठीक है 13 बदल लो, 368 बदल लो, खुश हो लो, हाँ 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 ये लॉ भी नहीं है, और ठीक है तुम 368 में सब कुछ बदल सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, क्या आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम बताएंगे आपको टाइम टू टाइम, कि व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपहेल्ड किया कि वैलिड है आपका, जो आपने अभी 24 में बदलाव किए ना, आपने देखा भी तो होगा 368 में भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि नथिंग शैल बी एप्लीकेबल ऑफ आर्टिकल 13 विल बी एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। और पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है चेंज करने की। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपके अमेंडमेंट जो है वो वैलिड है, पर इतना ध्यान रखना है आपको, आप सब कुछ टेक अवे कर सकते हो, सब बदल सकते हो, बट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पढ़ लो कि जब तक फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट तो संविधान का मूलभूत ढांचा है ना, आप उसको कैसे बदल सकते हो। तो देख लेना, जो जो बेसिक स्ट्रक्चर बदलोगे तो हम आपको ओवर रूल कर देंगे। चलिए, फिर भी नहीं माने, उन्होंने फिर क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के, क्या लेकर के, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब उसमें क्या लेकर के आते हैं वो लोग, 42nd के अंदर, 42nd में दो चार चीजें चेंज करते हैं। द फर्स्ट वन इज नो लिमिटेशन ऑफ अमेंडिंग पावर ऑन पार्लियामेंट, इसको लिख लो ये अगर नहीं लिखा हुआ है। नो लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, एंड फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या बोला, नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ, बस यही गलती लिख दी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कहा कि नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसके बेसिस पे भी नहीं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट में भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है मिनर्वा मिल केस 1980 में कि अच्छा, तो इसका मतलब हमारा इंसान के पास आर्टिकल 32 भी नहीं है, उसके पास 226 भी नहीं है, और जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैंने कहा था पहले केशवानंदा भारती केस में कि आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे। बस ये लाइन जो इन्होंने गलत कर दी कि इस अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप हमें जुडिशियल रिव्यू करने से रोक रहे हो, और जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर,
है ना, क्योंकि संविधान ने तो यही तो दिया आर्टिकल 32 के तहत कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो आप जा सकते हो, और आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसे कैसे? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज नल एंड वॉइड। ठीक है, इसको हम वैलिड नहीं कह सकते क्योंकि ये हमें एक्सक्लूड कर रहा है जुडिशियल रिव्यू से, एंड जुडिशियल रिव्यू इज, है ना, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये कोर्ट जो है टाइम, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है या बेसिक फीचर किसको मैं कहूंगी, वो देखो एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट है। एवर इवॉल्विंग का मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है। ठीक है, फिर एक छोटा सा केस और आता है आपका वामन राव केस। वामन राव केस में इन्होंने क्या कहा, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर दोबारा से उन्होंने किया, और दूसरा क्लैरिफाई किया कि ये सारा सब कुछ कब से एप्लीकेबल होगा, इसके बाद की सारी उन सब का जुडिशियल रिव्यू होगा, जिनको आप बचा के रखते थे। ठीक है, तो हम बेसिकली वामन राव केस पढ़ लिया हमने, मिनर्वा मिल केस पढ़ लिया, और आप बेसिकली ना यहाँ से स्टार्ट हो सकते हो, ये केसेस इंपॉर्टेंट, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल केस एंड, ये किससे रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो वामन राव में डेट बता दी कि इस डेट्स के आगे जितने भी आए हैं हम सबका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। एक आध केस और है बीच में, जैसे इंदिरा गांधी केस, इंदिरा गांधी में उसमें क्या किया था उन्होंने, क्या किया 1975 में, इसको नोट डाउन कर लो, है ना, 1975 में वो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इलेक्शन ऑफ स्पीकर ये किसी भी कोर्ट के प्रिव्यू से बाहर है, इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट की पावर के परव्यू के बाहर है। तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर, है ना। तो उन्होंने फिर से रीअफर्म किया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को रीअप्लाई किया। चलिए डन। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है, अगर मैं आज की बात करूं तो सीरीज ऑफ एक्ट था, अब प्रेजेंट की बात करूं तो क्या है, देखो 368 के तहत अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है, किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर करोगे तो सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए किसी स्टेटमेंट में, इज डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जी नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज उन्होंने किसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बोला, कल किसी केस में कोई नई चीज आ जाएगी तो वो उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चंद्र कुमार केस वर्सेस यूनियन, लिख लो चंद्र कुमार केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 respectively are the part of basic structure, are the part of basic structure। ठीक है, कि जो उस वक्त ट्रिब्यूनल्स आए थे, तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था वो ये था कि आप बेसिकली ना हाई कोर्ट की पावर को लिमिट कर दो, तो उन्होंने कहा कि देखो ये सप्लीमेंट कर सकते हैं बट हमें सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। सो द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अदर कोर्ट्स, the power of tribunals and other courts can be supplemental but not substitutional, but not substitutional, कि सप्लीमेंट कर सकते हो आप, हमें हम मिलजुल के काम कर सकते हैं बट हमें सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, है ना। एक और केस है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ बेसिक फीचर। अब ये केसेस में ना इसलिए लिखवा रही हूँ, आपको मेंस के आंसर लिखने में आसानी रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में इसमें पूछा जाती है चीजें, तो आप इसमें ये केसेस वगैरह डाल के थोड़ा अच्छा आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु in 2007 वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में प्लेस्ड है आफ्टर अप्रैल 1973 उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक, विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, डन। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एंड अमेंडमेंट हो गया, तो हमारा पार्ट 1 पॉलिटी का कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन, उसके बाद आपकी बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस। सेंटर स्टेट रिलेशन थोड़ा सा टफ है, इमरजेंसी प्रोविजंस थोड़ा सा टफ है, एल्स बाकी सब केक वॉक है, वो आराम से कर लो। ठीक है, तो इसको बार बार लर्न करना है कि किस में कौन सी अमेंडमेंट आई थी, फिर कौन सा केस आया, फिर इसका रिस्पॉन्स पार्लियामेंट ने कैसे दिया, है ना। चलिए, थैंक यू।